हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने आपसे कहा था कि यूपी आर ओ 2023 के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम लोगों की तैयारी और भी तेज़ी से चलती रहेगी। तो इसी सीरीज़ में जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज को ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है, जिसकी टेस्ट नंबर 1 को ऑलरेडी क्लास में करा दिया गया है मैडम के द्वारा, जो कि आपकी निशु मैम के द्वारा कराया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको पीसीएस मंत्रा के कराऊंगा और आगे चल के ध्येय आईएएस की। अभी ध्येय का जो है कि नया शेड्यूल आया है, जिसमें 25 से 26 अगस्त से उनके टेस्ट पेपर शुरू किए गए हैं। तो हर हफ्ते में एक टेस्ट होता है, तो जब उनके 2 से 3 टेस्ट हो जाएंगे तब हम लोग उसे रेगुलर ले लेंगे। लेकिन अभी पीसीएस मंत्रा के हम लोग टेस्ट पेपर करेंगे, जिसमें टेस्ट नंबर 1 है। और ये पहला जो टेस्ट होगा दोस्तों, वो होगा टोटल जीएस का टेस्ट, जिसमें 140 एमसीक्यूज होंगे। फिर इसके बाद जो हम लोग टेस्ट नंबर 2 करेंगे, वो होगा आपका हिंदी का टेस्ट, और जिसमें टोटल कितने होंगे, 60 एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरीके से हर अल्टरनेट टेस्ट सीरीज में एक जीएस का होगा, फिर हिंदी, फिर एक जीएस, फिर हिंदी, फिर आगे चल के हम लोग फुल लेंथ के टेस्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां पे आपको जीएस वर्ल्ड का मैम के द्वारा जो पेपर सॉल्व कराया जा रहा है उसकी पीडीएफ, पीसीएस मंत्रा की पीडीएफ, साथ ही साथ ध्येय आईएएस की जो आरओ के टेस्ट सीरीज आएंगे तो उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बताते चले, घटना चक्र की क्लासेस को चलाया जा रहा है, जिसमें बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी को चलाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ वहां चेकआउट करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं लेटेस्ट एडिशन 2023 घटना चक्र के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले एमसीक्यू से। और ये आरओ 2023 की पूरी एमसीक्यू सीरीज होगी, जिसमें पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये पूरी तरीके से टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इसलिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर इस चीज़ को देखिए और वीडियो के अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। साथ ही जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उनसे जो प्रश्न बन सकते हैं आपके आरओ एग्जाम में या पीसीएस में, वो भी हेल्पफुल होंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो पहली चीज, ताम्र पाषाणिक स्थलों की बात कर रहा है, जिसमें तांबे और पत्थर का प्रयोग करके युग का इस्तेमाल किया गया था। मतलब ताम्र पाषाणिक जो कि नवपाषाण युग के बाद आता है और हड़प्पा से पहले आता है, तो उनके स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। नाहरान हो गया, खैराडीह हो गया, सहगौरा हो गया, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। लेकिन आप देखें कि नौदा टोली की बात करेंगे तो ये पश्चिमी एमपी में आता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि नौदा टोली आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है, न कि उत्तर प्रदेश से। बाकी सभी स्थल जो दिए हुए हैं वो सभी के सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था। तो सबसे पहले किस में हुआ था, नवपाषाण में, पुरापाषाण में, मध्यपाषाण या ताम्रपाषाण। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण काल। और इसी समय स्थायी निवास की भी एक पद्धति का जन्म हुआ। स्थायी निवास का मतलब क्या था, जब आदमी अपने आसपास की भूमि में खेती किसानी कर रहा है तो उसी के आसपास तो ही अपना गांव बसाएगा, अपना घर बनाएगा, स्थायी रूप से रहेगा कि फसल की पूरी सुरक्षा करे, फसल की पैदावार को करे, काटे, उससे उत्पादन प्राप्त करे, फिर उसका भोजन के रूप में यूज करे। तो इसीलिए पूरी तरीके से इसका जो प्रमाण मिलेगा नवपाषाण काल में मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि सबसे प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य हैं वो किस फसल के मिलते हैं, गेहूं के मिलते हैं। और गेहूं के वो भी कहाँ मिलते हैं, तो यूपी में मिलते हैं, लहुरा देव में। कहाँ पे, लहुरा देव। और ये आपका लहुरा देव जो है वो संत कबीर नगर में स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है। तो देखिए, इस तरीके से जो भी आपको ऑप्शन और जो अतिरिक्त जानकारी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिएगा, इस टेस्ट सीरीज से जुड़े रहिएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आपने इस टेस्ट सीरीज को छोड़ दिया, मतलब देखना बंद कर दिया 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पे, और हो सकता है उसके अगले क्वेश्चन को जो मैंने बताया वो सीधे हूबहू पेपर में आ गया और आपने नहीं देखा, तो आपको इसका भुगतान करना पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बस देख लेंगे जल्दी जल्दी कौन सा सुमेलित है, उसको हम लोग करके चले आते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा की उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी, चनहुदड़ों के मैके, रोपण के यज्ञदत्त शर्मा और लोथल के आर.एस. बिष्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से ऐसे उत्खनन करता है जो इन स्थलों से संबंधित नहीं है। तो 1 और 4, क्योंकि हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी प्यारे दोस्तों,
दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। वहीं लोथल की बात करेंगे तो इसकी जो खोज थी वो एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। बाकी रोपण की यज्ञता शर्मा ने की है, चनहुदड़ो की मैके ने की है। वहीं आर.एस. बिष्ट ने जो इसकी खोज की है उसका भी नाम याद रख लीजिए, उसका नाम है धौलावीरा। आर.एस. बिष्ट ने किसकी खोज की है? धौलावीरा की है। और राखालदास बनर्जी ने या राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की है, मोहनजोदड़ो की। तो यहाँ से आपने देखा कि आपको 4 नहीं बल्कि 6 से 7 प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर तीनों काल का प्रतिनिधित्व करती है? कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी स्थित था, फिर हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी स्थित था, और हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया तो उसके बाद भी वो मौजूद था, तो उसकी बात की जा रही है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा मांडा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? मांडा। मांडा कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। हालांकि एक जानकारी और आपको देते चलूं, जब हड़प्पा सभ्यता का हम उत्तरी विस्तार पढ़ते हैं तो वो आपका मांडा ही होता है सबसे उत्तर में, और सबसे नीचे होता है आपका दैमाबाद। क्या होता है? दैमाबाद। पूर्वी विस्तार की बात करेंगे तो आलमगीरपुर, जो कि आपके मेरठ में आता है हिंडन नदी पे, और यहाँ पे पश्चिमी विस्तार की बात करेंगे तो सुत कांगेडोर। क्या नाम आता है उसका? सुत कांगेडोर, जो कि आपका दास्क नदी पे स्थित होता है। तो ये 4 विस्तार होते हैं। तो मांडा एक ऐसी जगह थी जो आपका हड़प्पा से पहले, हड़प्पा के दौरान और हड़प्पा के बाद भी ये अवस्थित था। तो ये आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी जो मैंने बताई है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के। तो वही एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। PDF वहाँ पे मैं पेपर के बाद डाल दिया करता हूँ, आप वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल पर अगर अभी तक आपने रेड बटन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे प्यार से अपने मोबाइल में रेड बटन को सहला दीजिए, ताकि वो खुद ही हमारे चैनल से आप फैमिली बन जाएंगे, आप हमारे चैनल के सदस्य हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दैमाबाद गोदावरी नदी पर था, आलमगीरपुर यमुना पे था, सुत कांगेडोर दास्क पे था, और मांडे जो मांडा था वो सिंधु नदी पे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि जो सुत कांगेडोर है वो दास्क नदी पे स्थित था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आलमगीरपुर किस पे स्थित था दोस्तों? तो ये हिंडन नदी पर स्थित था। दैमाबाद की बात करेंगे तो ये आपका गोदावरी पे नहीं बल्कि उसकी सहायक नदी एक थी प्रवरा, प्रवरा नदी पर स्थित है। और मांडा की बात करेंगे तो ये सिंधु नहीं बल्कि चिनाब नदी के किनारे स्थित था, जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से आप सी ऑप्शन देखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतूलई या सारतूघई कहीं कहीं होता है, वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, भारत। तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान में स्थित है। और इसी के साथ आगे आप यह भी जान लीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था वो मुख्य रूप से पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में स्थित था। चीन से इसका कोई भी संबंध नहीं था। तो ये जो स्थल दिया गया है आपका सातुरघई या कहीं कहीं या सारतुलई भी लिख के आता है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया जाता? ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता की मोहर पे नहीं पाया जाता है। बैल का मिलता है, हिरन का मिलता है, गैंडे का मिलता है, लेकिन घोड़ा का नहीं मिलता है। और यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे? तो हम कहेंगे नहीं, घोड़े से परिचित नहीं थे। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट जगह से इसकी अस्थि पंजर यानी अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं देखने को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 को कवर करेंगे यहाँ पर। तो ये प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर देखिए असत्य दे रहा है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स लगातार एग्जाम्स में आप लोगों के द्वारा हो जाती है, जो एग्जाम देने के बाद आप देखते हैं कि अरे इसमें तो सत्य पूछा गया था या असत्य, या इसमें ये पूछा गया था कौन सही नहीं है या कौन सही है। तो इस आधार को ध्यान में रखते हुए एग्जाम सेंटर में आपके ये क्वेश्चन न गलत हो, इसीलिए जो भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अगर आप लोग ये चीज़ फोकस नहीं कर रहे हैं तो ये गलती हो जाएगी। तो प्रश्न कह रहा है, आपसे असत्य पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। यह बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई इसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है मुख्य रूप से, और इसको पढ़ने में अभी तक कोई सफल नहीं हो पाया। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रवृत्ति का था, यह बात भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, तो ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक रीति रिवाज थे ये अलग अलग स्तर पे थे। इनमें जो है कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक रीति रिवाज देखने को मिलते थे। जैसे जम्मू कश्मीर का धार्मिक रीति रिवाज अलग था,
उसी समय दैमाबाद के क्षेत्र के आसपास का जो महाराष्ट्र में एरिया आता है, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज अलग थे। पाकिस्तानी क्षेत्र जो सुत कांगे डोर इन सभी में देखेंगे तो अलग मिलेगा, अफगानिस्तान का अलग मिलेगा, भारत का अलग होगा। तो इनमें एक समानता विद्यमान नहीं थी। हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बिल्कुल विश्वास रखते थे। तो इस तरीके से आपका 8th का हो जाएगा सी ऑप्शन कि यह जो है कि कथन असत्य है, यहाँ पे समानता नहीं थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? हालांकि बहुत सारे मत दिए जाते हैं, जैसे बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण या उपर्युक्त सभी। तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि चारों ही रीजन माने जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इन्हीं की वजह से हुआ है। अगला प्रश्न है, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र में जो सप्त सिंधु क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? यानी जो सिंधु नदी मिलकर जो बनती थी सप्त सिंधु के रूप में, उसमें कौन सी नदी शामिल नहीं होगी? तो वितास्ता होती है, अस्कनी होती है, सरस्वती होती है, लेकिन गोमल नदी उसमें नहीं होती है। गोमल नहीं होती है, बल्कि जो 7 नदियां होती हैं वो मैं लिख देता हूँ, इनको आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में समझिएगा। देखिए, गोमल नदी किसे कहा जाता है? आज की गोमती नदी को कहा जाता है। तो ये तो थी नहीं उसमें, लेकिन जो 7 नदियां थी उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो ये हो गया आपका, जैसे सिंधु नदी हो गया यहाँ पर, दूसरा आप देखेंगे वितास्ता नदी हो गया, तीसरा आपकी अस्कनी नदी, चौथा आपका परशुणी नदी, पांचवा आपका विपाशा नदी, फिर छठा आपका हो जाएगा सतुद्री नदी, और 7वीं हो जाएगी आपकी सरस्वती नदी। तो ये 7 नदियां थी जिन्हें आप नोट कर सकते हो। वितास्ता को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? झेलम नदी के नाम से। अस्कनी किसे कहते हैं? चिनाब नदी को। परशुणी किसे कहते हैं? रावी नदी को। साथ ही साथ विपाशा की बात करेंगे तो ये ब्यास नदी हो गई, सतुद्री की बात करेंगे तो सतलज नदी हो गई, और सरस्वती को तो सरस्वती नदी ही कहते थे। तो ये 7 नदियों का जो है कि सप्त सिंधु क्षेत्र माना जाता था। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ माना जा रहा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है। अब बात करते हैं शतपथ के साथ और कौन सा इसका संबंधित होता है। तो एक आपने सुना होगा तैत्रीय को। तो तैत्रीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये दोनों ही यजुर्वेद के हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक है आपका ऐत्रेय और दूसरा आपका है कौशितकी। क्या नाम आता है? कौशितकी। सामवेद की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे एक आता है जैमिनी, ठीक है, जैमिनी हो जाता है। अगर हम अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका आता है गोपथ ब्राह्मण। तो ये 4 अलग अलग प्रश्न भी हैं जो हो सकता है आगे आपके एग्जाम्स में इसी तरीके से पूछ लिया जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता था? सूर्य को, वरुण को, इंद्र को, विष्णु को? तो इसके बारे में अगर आप जानकारी ले रहे हैं तो इंद्र ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कृषि के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती थी और वर्षा के देवता मुख्य रूप से इंद्र को कहा जाता था, इसीलिए यहाँ पे कृष्ण का देवता मतलब कृषि का देवता इंद्र भी कहा जाता है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे चैनल पर टॉपर्स नोट की एक सीरीज चलाई जाती है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया जा रहा था। तो आप इस सीरीज को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पे ये पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से वहाँ पे समझा रखा है। तो वहाँ से ये सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब यहाँ पे सही सुमेलित पूछ रहा है। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, जैसे नेमिनाथ के लिए कह रहा है अश्व, अजितनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, मल्लीनाथ का सिंह। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए, पार्श्वनाथ का जो सर्प है बस यही एक सही है, क्योंकि अजितनाथ का कलश की जगह हाथी था, नेमिनाथ का अश्व की जगह शंख था, वहीं मल्लीनाथ की बात करेंगे तो इनका कलश था, और सिंह की बात करेंगे तो सिंह आपके महावीर स्वामी जी का था, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो देखिए, ये जो एक्स्ट्रा जानकारियां हैं यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ऑप्शन के माध्यम से जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही बातें गलत लिखी गई हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पहली चीज, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार तो नहीं करते थे, जबकि कौन करता था? जैन धर्म करता था। लेकिन बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांतों को नहीं मानते थे, ये बात गलत है।
बल्कि वो लोग मानते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि चेतना का, इच्छा का, विचारों का, इन सभी के जो है कि पुनर्जन्म की बात वो मानते थे। यहाँ पे आत्मा का पुनर्जन्म से संबंधित नहीं थे बौद्ध धर्म के, इसीलिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्या कहता है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। ये यहाँ पर आप देखें कुछ 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानी से संबंधित प्रश्न है। जैसे चेदी की राजधानी सोतितवती, अस्मक की पोटिल, कंबोज की हाटक, अंग की राजगिरी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि अंग की राजधानी राजगिरी नहीं थी बल्कि चंपा थी। क्या थी? चंपा। और जो चेदी की राजधानी है, चेदी की राजधानी को सोतीवती भी कहीं कहीं देखते हैं, और नहीं तो मेन जो इसका वर्ड आता है वो शक्तिवती आता है। इतनी क्लियर होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में स्थित थे, और इनकी 8 के नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यूपी आरो है, तो हो सकता है यूपी स्पेशल भी आपसे प्रश्न पूछा जा सके। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कनिष्क, प्रसेनजित, उदयन या बिंबिसार? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा। हर्यक वंश के शासक थे जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी की और साथ ही साथ उसे अपनी राजधानी भी बनाई। लेकिन इन्होंने जब राजधानी बनाई तो इससे पहले राजधानी कहाँ पे थी? राजगिरी में थी। कहाँ पे थी? राजगिरी। तो ये राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र नामक एक नए शहर में लेकर आते हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन सी शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है? कौन प्रमुख शिक्षा का केंद्र नहीं माना जाता था? नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मौर्य काल के अंतर्गत जब बात की जा रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नालंदा को शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था, जबकि इसको कब माना जाता था? आपके बौद्ध धर्म के अनुसार जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। मौर्य काल में मुख्य रूप से आपका वाराणसी आता था, उज्जैन और तक्षशिला, यही तीनों ही मुख्य रूप से शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भूमि दान का पहला अभिलेख साक्ष्य किसमें मिलता है? भूमि दान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नासिक अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख, बेसनगर या मेहरौली चंद्र अभिलेख? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भूमि दान का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है वो सातवाहन वंश में मिलता है। कब मिलता है? सातवाहन वंश में। और सातवाहन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? नानाघाट अभिलेख से संबंधित है। नानाघाट अभिलेख जो कि सातकर्णी प्रथम की एक रानी थी नगनिका, इनके द्वारा नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने बौद्धों और ब्राह्मणों को, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण धर्म तो ये लोग खुद ही मानते थे, लेकिन ये लोग जो है कि पंथ निरपेक्ष भी थे, यानी दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। तो ब्राह्मणों को प्लस इन्होंने बौद्धों को जो है कि सबसे पहले भूमि दान करने की प्रथा को चलाया। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सीरीज आपको ये कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो प्रश्न बन सकते हैं अगर उसको भी डिटेल से बताया जा रहा है, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वो बस इतना ही करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके के आपको हर एक दिन के गैप पर टेस्ट पेपर जरूर आपको मिलते रहेंगे, फिर चाहे वो मैडम के द्वारा, निशु मैम के द्वारा, आर के GS वर्ल्ड के कराया जाए या मेरे द्वारा PCS मंत्रा के या आगे फिर ध्येय IAS के भी। तो इस चैनल पर बने रहिए ताकि आपको लास्ट तक पूरी तैयारी के साथ साथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सर्वप्रमुख बंदरगाह था? पहली बात ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी तट की बात हो रही है। चौल बंदरगाह, कैम्बे, कल्याण या भड़ौच? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भड़ौच बंदरगाह। और भड़ौच बंदरगाह किस में आता है? ये गुजरात के अंतर्गत देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि गुप्त काल में पश्चिमी तट में मुख्य रूप से भड़ौच, चौल, कल्याण, कैम्बे सभी प्रमुख थे, लेकिन उसमें भी जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था वो था आपका भड़ौच का। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे हम लोग। भारत में हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? यानी हुड़ों का आक्रमण जो है कि जब हुआ और हुड़ सत्ता की जो स्थापना हुई वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो तोरमाड़ के नेतृत्व में हुई थी। हालांकि मिहिर कुल भी एक हुड़ शासक है जो कि बहुत ही प्रभावी और बहुत शक्तिशाली शासक था, लेकिन जो हुड़ शासक की स्थापना हुई भारत में वो तोरमाड़ के नेतृत्व में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है? क्या कहा गया है? धर्म विजय, रण विजय, दिग्विजय या दक्षिण विजय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म विजय। इसको धर्म विजय के रूप में कहा गया है क्योंकि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं को विजिट करने के पश्चात उन्हें वो सारे के सारे क्षेत्र वापस दे दिए और बदले में उनसे धन लिया, और इसी को जो है कि इसकी धर्म विजय की नीति भी कही जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है? जो ग्रीक लेखक थे उन्होंने किस शासक को अग्रमीज और जैंद्रमीज के नाम से पुकारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। घनानंद किस वंश का शासक था दोस्तों? तो ये नंद वंश का शासक था, जो कि अंतिम राजा था यहाँ पे, सिकंदर का समकालीन था, और इसी को मारने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसी को यूनानी लोग अर्थात ग्रीक लोगों ने, ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा है। अगला प्रश्न, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है जिसमें गुप्तचर की बात होती है? इंडिका, दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, गार्गी संहिता? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिन्होंने सबसे पहले गुप्तचर प्रणाली की बात की है। और गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था, गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था, जिसमें कुछ गुप्तचर जो थे वो घूम घूम के जगह जगह जो है कि जानकारी कलेक्ट करते थे और राजा को देते थे, और कुछ लोग जो है कि एक ही जगह दरबार में रह के ही जो है कि गुप्तचर का काम करते थे। तो इस तरीके से आप देखें कि अर्थशास्त्र में इसका सबसे पहले जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24? किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? यानी कि संकर्षण और वासुदेव दोनों के चित्र देखने को मिलते हैं। अगाथोवलिस, चंद्रगुप्त, भागभद्र या हुविस्क? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हुविस्क हो जाएगा। ध्यान देना, कनिष्क की बात नहीं हो रही है, ये हुविस्क की बात हो रही है, जो उसी के समकालीन मतलब उसी वंश के हैं, कुषाण वंश के। किस वंश के हैं? कुषाणों के शासक हैं ये भी, हुविस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की है? वीरसेन साव ने, वत्स भट्टी, हरिशेन या कालिदास? सही ऑप्शन हो जाएगा वत्स भट्टी। वत्स भट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। किसके दरबार में रहते थे? कुमारगुप्त प्रथम के, यानी कि गुप्त वंश से संबंधित है, और इनके द्वारा मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई है। कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूत ये सभी रचना की गई है। और हरिशेन ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की रचना मानी जाती है, मतलब समुद्रगुप्त के लिए मानी जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रियदर्शिका हर्ष की रचना है, हर्षचरित बाणभट्ट की, सूर्य शतक मयूर की, मयूर शतक जयसेन की? अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए आप ए बी सी तीनों ही सही हैं, क्योंकि प्रियदर्शिका, नागानंद इन सब की रचना हर्ष ने खुद की थी, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की, सूर्य शतक की रचना मयूर ने की, लेकिन मयूर शतक की रचना दोस्तों जयसेन ने नहीं की है। इसकी रचना किसने की है? इसकी भी रचना मयूर ने की है, क्योंकि इसी को मयूर शतक भी बोलते हैं या सूर्य शतक, दोनों एक ही नाम है, तो इसकी रचना मयूर ने ही की है। अगला प्रश्न 27, निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया? ध्यान दीजिएगा, नहीं करवाया। सुदामा गुफा, कर्ण चौपर, लोमर्सी और विश्व झोपड़ी? तो आप देखेंगे सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी का तो निर्माण कराया था इन्होंने, लेकिन लोमर्सी गुफा का इन्होंने निर्माण नहीं कराया था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही बराबर की जो पहाड़ियां हैं, जिन्हें बाद में आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दे दी गई थी अशोक के द्वारा, तो यहाँ पर लोमर्सी पहाड़ी का निर्माण नहीं कराया गया, बल्कि लोमर्सी का जो निर्माण कराया गया था वो इनके पौत्र थे दशरथ के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, विविध, रज्जु, हरिण्य? तो आपको पता होगा कि अशोक ने क्या किया था? एक धार्मिक कर जिसको बलि कहते थे, लुम्बिनी में जाके नेपाल की तराई में उसे समाप्त कर दिया था, तो उसी को हम यहाँ पर धार्मिक कर के रूप में जानते हैं, बलि। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगर रज्जु की बात करेंगे तो रज्जु क्या था? भूमि की माप। ध्यान दीजिएगा कि जब भूमि की माप की जाती है तो उस समय टैक्स लिया जाता था। हरिण्य की बात करेंगे या हिरण्य की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का नगद कर था, जो अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था, कैश के रूप में। विविध की बात करेंगे तो ये आपका चारागाह कर था, जैसे कि जो भी कृषक परिवार या जो भी व्यक्ति अपने पशुओं को चारे की व्यवस्था करता था, चारागाह में घुमाता था, तो वहाँ पे उसको कर देना पड़ता था, तो ये चारागाह कर था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको चारों ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर।
देखिए आर ओ में ना इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये पहला टेस्ट है। जब हम धीरे धीरे टेस्ट के लेवल पर आगे बढ़ेंगे, टेस्ट नंबर 2, 3, 4, तो आपको और भी एडवांस लेवल के आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं आर ओ को, जो कि हम लोग हैंड रिटन नोट्स के तौर पे मैं खुद कराऊंगा आपको। तो उसमें भी आप देखें कि ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न, कुछ स्टेटमेंट वाइज प्रश्न, कुछ कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न, यही सब प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? प्रांतों में द्वैत शासन, शको और पार्थियन, शको या कुषाणों या केवल डेमेट्रियस ने? तो सही उत्तर हो जाएगा कुषाण। कुषाण शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया था। अगला है, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? सोना, तांबा, चांदी, सीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि चांदी के सिक्के जो होते थे वो शतमान सिक्के के रूप में ढाले जाते थे, यानी चांदी के रूप में, और सोने के जो सिक्के होते थे वो सामान्यतः निष्क, स्वर्ण, पल, और तांबे के सिक्कों को हम लोग काकिनी कहते थे। क्या कहते थे? काकिनी। क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है? ये पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया 2017 आरओ में। आप देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? स्कंदगुप्त, महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कराएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महेंद्रादित्य। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर महेंद्रादित्य तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने तो पढ़ा है कुमारगुप्त ने किया है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो महेंद्रादित्य ये कुमारगुप्त की ही उपाधि है। अब यहाँ पर उपाधि के नाम से ऑप्शन दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई है, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, और इनकी एक उपाधि है महेंद्रादित्य। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ मंदिर, सोर मंदिर, धर्मराज मंदिर या लिंगराज मंदिर? तो लिंगराज मंदिर, जो उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण पल्लव काल में नहीं हुआ है। जबकि आप देखेंगे सोर मंदिर, जिसे हम महाबलीपुरम मंदिर भी कहते हैं, कैलाशनाथ मंदिर, साथ ही साथ धर्मराज मंदिर जो आपके होते हैं, ये तीनों ही मंदिरों का निर्माण पल्लव काल में हुआ है। लेकिन ओडिशा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया है? ये किया है सोमवंशी राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो सोमवंशी राजाओं के द्वारा कराया गया है इसका, और ये पूरी तरीके से नागर शैली में विकसित है। किसमें विकसित है? नागर शैली में पूरी तरीके से विकसित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वरन वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन द्वितीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ये पल्लव शासक हैं और इन्होंने वातापियों का अंत किया था, इसीलिए इन्होंने वातापी कोंड नाम की एक उपाधि धारण कर ली थी। ध्यान दे दिया इस बात को। और वातापी किसकी राजधानी थी? तो चालुक्य शासन, पुलकेशिन द्वितीय के जब इन्होंने पराजित किया तो वहां की जो राजधानी थी चालुक्यों की वातापी, इस पर अधिकार कर लिया था, इसीलिए नरसिंह वर्मन ने अपने आप को वातापी कोंड की पदवी से या उपाधि से धारण किया। अगला प्रश्न, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, परमेश्वर वर्मन, दंतीदुर्ग या भद्र वर्मन? तो सही उत्तर हो जाएगा अपराजित। अपराजित पल्लव वंश का सबसे अंतिम वंश का मतलब अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। नासिक की, पीतलखेड़ा, एलोरा, अजंता। अब इन्हीं दो ऑप्शन में आप सबसे अधिक कंफ्यूज होते हैं, एलोरा और अजंता में, क्योंकि बाकी तो आपको पता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। एलोरा की जो गुफा होती है इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं, चित्र भी मिलते हैं। हालांकि एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, ध्यान दीजिएगा 34 गुफाएं हैं इसमें, जिसमें गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक की अगर हम बात करेंगे तो ये बौद्ध से संबंधित है, और 13 से लेकर 29 तक की बात करेंगे तो हिंदुओं से संबंधित है, और 30 से लेकर 34 तक की बात करेंगे तो जैन से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको ये भी पता रहना चाहिए। तो पहली आपको बौद्ध में मिलेगी 1 से 12 तक, 13 से 29 हिंदुओं की और 30 से 34 जैनों की है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? विल्हड़, हेमचंद्र, भवभूति या जयदेव? तो उत्तर रामचरित के जो रचयिता हैं वो आपके भवभूति हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भवभूति। ये किस में रहते थे? कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलेगा मिडवल हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 37, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, जरा यही बता दीजिए। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोखरों के द्वारा। ये खोखरों के द्वारा इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, इसकी मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। मतलब कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, कब हुई थी इसकी मृत्यु? 1210 ईस्वी में, जिसके बाद इल्तुतमिश भारत का शासक बनता है, यानी मध्यकालीन शासक बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो उसको कहाँ पे दफनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। इसको लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर? लाहौर में दफनाया गया था। और ये ऐबक जनजाति का तुर्क था, और इसे हाथियों का दान देने की वजह से पील बख्श भी कहा जाता है। ध्यान देना, ये जो आपने शब्द अभी तक नहीं सुना होगा, पील बख्श, और एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों का दान देता था लोगों को, गरीबों को, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहते हैं। और कुरान अच्छी पढ़ने की वजह से इसको कुरान खवा की भी उपाधि दी गई थी। तो इस तरीके की 3-4 उपाधियां इसकी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी तुर्क, गुज्ज तुर्क, खिंगफाई या करलुग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इलवरी तुर्क से संबंधित था बलबन। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था, यानी कि दक्कन में सबसे पहला आक्रमण किया और उसे विजिट किया? तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और इसके लिए उसने दक्कन में किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था, जिसको उसने 1000 रुपए के दिनार देके, 1000 दिनार देके गुजरात से लिया था, गुजरात से खरीदा था। तो मलिक काफूर इसका बहुत ही विश्वास पात्र जो है कि सैनिक था, सेनापति था, जिसके नेतृत्व में इसने दिल्ली में, मतलब दक्षिण भारत में, दक्कन को जीत लिया। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत के सुल्तान ने किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, खुसरो शाह ने। किसने किया था ये? खुसरो शाह, जिसका पूरा नाम है खुसरो मलिक नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसने जो है कि पैगंबर का सेनापति अपने आप को कहा था। अगला प्रश्न है, मसाहत निम्न में से किससे संबंधित है? तो मसाहत दोस्तों भूमि मापने की एक इकाई हुआ करती थी, एक तरीके से भूमि राजस्व का बंदोबस्त पद्धति होती थी। तो ये भूमि से संबंधित है, न कि सेना, सिक्का, न्याय, इन तीनों से नहीं। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने इस मसाहत पद्धति को अपनाया था। किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 43, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आसिका किसके आदेश पर लिखी थी? रायकरण, खिज्र खां, देवल रानी या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिज्र खां। और ये जो खिज्र खां था, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र हुआ करता था। कौन होता था? पुत्र होता था, क्योंकि आसिका देवल देवी और खिज्र खां के प्रेम संबंध की कहानी थी, तो इसी पे आधारित इसका नाम आसिका रखा गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक दंती दुर्ग महोदय थे। कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 45, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, तो उसे क्या हम कहेंगे? महासभा, नगरम, कुरी या पेरुंगिरी? क्योंकि चोल से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे नगरम कहा जाता था, जो कि व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। क्योंकि व्यापारिक मुख्य रूप से क्या होते थे? व्यापारिक जो लोग थे वो नगरों में रहते थे, और इसके लिए नगरम नाम की एक जो इकाई थी वो इनकी देखरेख करती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, चंदेल साम्राज्य का जजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? जय शक्ति, नन्नुक, विजय शक्ति या हर्ष? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जय शक्ति। जय शक्ति जो है कि चंदेल साम्राज्य का जजाक भुक्ति नाम जो किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? तो जय शक्ति के नाम से। अगला प्रश्न है यहाँ पे 47, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियानी कहा गया? अर्श आसियानी कहा गया। अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर। अकबर को अर्श आसियानी, अर्थात इसका मतलब जो होता है स्वर्ग में रहने वाला। क्या कहा जाता है इसका मतलब? स्वर्ग में रहने वाला। तो अकबर को जो है कि स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1669, देवराई का युद्ध 13 मार्च 1669। ध्यान दीजिएगा, ये सामूगढ़ का युद्ध और जो देवराई के युद्ध हैं, ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं। अभी इस बार पीसीएस में भी आया था, तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि ये सामूगढ़ का जो युद्ध है वो 15 अप्रैल को नहीं बल्कि 29 मई को लड़ा गया था, 29 मई 1658 को, जो कि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जो कि अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए, अर्थात कि गद्दी को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। अगला प्रश्न, शिवाजी और जयसिंह, ये जयसिंह जो सेनापति थे मुख्य रूप से औरंगजेब के थे। तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी, ये पूछी जा रही है कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 11 जून 1665, और इसी के अंतर्गत शिवाजी को जो है कि 24 किले देने पड़े थे औरंगजेब को।
अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 50। बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। मतलब बाबर का जो वजीर था निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे उत्तराधिकारी, क्योंकि बाबर तो चाहता था कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा हुमायूं वो सत्ता संभाले, लेकिन जो निजामुद्दीन था वजीर वो नहीं चाहता था कि हुमायूं गद्दी संभाले, बल्कि कौन संभाले, वो चाहता था कि मेहंदी ख्वाजा के द्वारा इस गद्दी को संभाला जाए। अगला प्रश्न है निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा। 51 का बी हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। जबकि ये बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए औरंगाबाद में बनवाया था महाराष्ट्र में, इसको ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है, क्योंकि ये ताजमहल की तरह बनाना तो चाह रहा था लेकिन वो खूबसूरती नहीं आ पाई, इसलिए इसको ताजमहल की नकल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय या कुमार संप्रदाय। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। वल्लभाचार्य का संबंध रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है। चिश्ती संप्रदाय, नक्शबंदी, सुहरावर्दी या इनमें से कोई नहीं। तो सुहरावर्दी से संबंधित है बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न है ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे इनका संबंध किस शासक से है। देवराय द्वितीय, अच्युत राय, सदाशिव राय, वेंकट द्वितीय। सही उत्तर हो जाएगा आपका वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय जो कि अराविडु वंश का एक महान शासक था और इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। यहीं पे ताताचार्य एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो इनके दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55। विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। राजव्यास की उपाधि की बात करें तो हरिहर द्वितीय के द्वारा राजव्यास की उपाधि धारण की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56 की बात करेंगे हम लोग। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था। कुतुब शाही वंश का धोखर, देवल, मसूलीपट्टनम या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इनके जो प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे तो मसूलीपट्टनम मुख्य रूप से थे, जिसमें कुतुब शाही साम्राज्य का विश्व प्रसिद्ध ये बंदरगाह हुआ करता था। अगला प्रश्न है जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से। यानी कि जब जयमल और फत्ता नामक जो वीर युवक थे जो युद्ध कर रहे थे वो किससे संबंधित है। तो मेवाड़ से संबंधित है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन हुआ करता। और जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार थे जयमल और फत्ता, तो इन्होंने ही दुर्ग की रक्षा की थी, इसीलिए ये उस समय के वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा, ध्यान दीजिएगा अलई दरवाजा की बात नहीं हो रही है, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा किसने बनवाया। तो एक प्रश्न तो आपको यही मिल गया कि दाखिल दरवाजा कहाँ है, बंगाल में है, और इसे किसने बनवाया, तो बारबक शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, बारबक शाह, जो कि बंगाल के इलियास शाही शासकों में से एक थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। सैफुद्दीन फिरोज, नुसरत शाह, अलाउद्दीन फिरोज शाह या हुसैन शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, हुसैन शाह। हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इससे समझ। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था, तो ये गलत है। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था, कश्मीर का अकबर। और साथ ही साथ इसने गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 1, 2, 4। तीसरा यहाँ पे गलत बता रहा है, जबकि मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर कश्मीर का अलाउद्दीन लिख जरूर है, लेकिन स्पेशली इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था, क्योंकि अकबर की तरह ही बहुत दयालु और बहुत पंथ निरपेक्ष शासक हुआ करता था। तो यहाँ पर इन्होंने तो ऑप्शन 1 to 4 दिया, लेकिन मेरे हिसाब से एक वाला भी हट जाना चाहिए यहाँ पर। अगला प्रश्न 61। निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी। मतलब एक तरीके से एक सेना गठित की थी जिसमें यही लोग शामिल थे, तुर्की और इथियोपियाई। तो ये हो जाएंगे आपके गयास शाह। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला और शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी कि शाह आलम को घृणित कायर, जो कि शाह आलम द्वितीय जो है उन्हें घृणित कायर नहीं कहा जाता था, जबकि मोहम्मद शाह को रंगीला कहते थे, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे और बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर भी कहा जाता था। और घृणित कायर किसे कहते थे दोस्तों, तो ये कहा जाता था फर्रुखसियर को। किसको कहा जाता था, फर्रुखसियर को, जबकि शाह आलम द्वितीय को ऐसी किसी भी पदवी से नहीं नवाजा गया। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 63।
आमेर की राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थानों पर नहीं बनवाई गई? तो इन्होंने टोटल 5 जो है कि वेधशाला बनवाई है, अजमेर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित नहीं है, तो अजमेर में नहीं है, बल्कि जो 5 जगह बनवाई गई हैं उनके नाम सुन लीजिए। तो उनके नाम हैं, जैसे यूपी में 2 जगह है, एक तो आएगा आपका मथुरा, एक आएगा आपका वाराणसी, और दिल्ली में एक आएगा जंतर मंतर के नाम से, और एक आएगा आपका जयपुर में, और दूसरा एक 5वां आएगा उज्जैन में। तो ये 5 क्षेत्र थे, 5 जिले जहां पर उन्होंने आधुनिक उपकरणों की वेधशाला को बनवाया था। अगला प्रश्न 64, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? अपने नाम के सिक्के चलवाए इसने, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान दीजिएगा कि बी वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी नहीं बल्कि फ्रांस के सहयोगी हुआ करते थे। ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और फ्रांसीसी सेना के माध्यम से इसने स्वतंत्रता का वृक्ष जो है कि लगाया जो अपने यहाँ, क्योंकि स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सभी विचारों से प्रभावित था। तो जर्मनी यहाँ पे नहीं होगा बल्कि फ्रांस होना चाहिए। नानक शाही सिक्के किसने चलवाए? बंदा बहादुर, रणजीत सिंह, जस्सा सिंह या नवाब कपूर शाह? तो सही ऑप्शन हो जाएगा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने नानक शाही सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा राजधानी बनाई थी? मतलब कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो ये हो जाएगा आपका नीना डी कुन्हा, मतलब नीनू डी कुन्हा भी कहते हैं इसको कभी कभी। तो इन्होंने ही, ये पुर्तगाली जब वायसराय बनकर आए थे 1529 में, तो इन्होंने 1530 में, कब? 1530 में कोचीन से हटाकर गोवा को अपनी राजधानी बना ली थी पुर्तगाली साम्राज्य की। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पर की थी? भाई डच जो है कि कहाँ पर करते हैं? मसूलीपट्टनम में करते हैं। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम। और इन्होंने 1605 में दोस्तों, कब? 1605 में अपने पहले कारखाने की स्थापना भारत में मसूलीपट्टनम में की। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 रुपए का, मतलब 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी? तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में, इसीलिए इसको जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब और जागीर प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, एक्स-ला-सापेल संधि। एक्स-ला-सापेल संधि, और ये संधि कब हुई थी? 1748 में, क्योंकि 1746 से लेकर 1748 तक पहला कर्नाटक वॉर होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? 1748 से फिर ये संधि होती है। और मुख्य रूप से जो कर्नाटक वॉर था, ये किसके किसके बीच लड़ा जाता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका लियो कर्टिस। ध्यान दीजिएगा, लियो कर्टिस को माना जाता है हमेशा से। इन्होंने ही जो है कि द्वैत शासन की शुरुआत जो है कि जब बंगाल वगैरह में 1765 में, तो ये वाली बात थी। अगला प्रश्न है आपका, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पहली बार जो है कि 1774 में की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। किस चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया? तो विधि आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1833 के तहत, जिसमें आपके कौन आए थे? लॉर्ड मैकाले साहब आए थे, और इन्होंने 1834 में एक मैकाले मिनट भी जारी किया। अगला प्रश्न, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था? हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। रैमजे मैकडॉनल्ड, मॉन्टेग्यू, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? तो पृथक निर्वाचक जो मंडल था ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत आया था, और इसके बारे में लॉर्ड मिंटो साहब ने कहा था कि हम एक नाग के दांत, यानी एक सांप के दांत बो रहे हैं जो आगे चल के बहुत भीषण फल देगा, अर्थात विषकारी होगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? संघात्मक सरकार, ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1935 के अधिनियम में पहली बार कहा गया था कि भारत में एक संघात्मक सरकार बनाई जाएगी, जिसमें देशी रियासतों और राज्यों का एक तरीके से एकजुट रहेगा। लेकिन हालांकि ये वैचारिक रूप में ही रह गया, प्रायोगिक तौर पे या व्यवहारिक स्तर पे नहीं बन सकी, क्योंकि देशी रियासतें सहमत नहीं हुई इस बात पर। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? टोटल 7 सदस्य होते हैं, अंबेडकर जी को लेके के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जे.बी. कृपलानी और एन. गोपाल स्वामी अयंगार। तो जे.बी. कृपलानी साहब इसमें शामिल नहीं थे, जबकि जो 7 सदस्य थे उनके नाम आप सुन लीजिएगा। एक तो अंबेडकर जी स्वयं थे, फिर गोपाल स्वामी अयंगर, ए.के. अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एम. माधव और डी.पी. खेतान, ये लोग जो है कि इसमें शामिल थे, जबकि जे.बी. कृपलानी साहब इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य
या कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबली प्रथा का अंत, व्यक्तिगत सिद्धांत का शुरुआत। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्तिगत सिद्धांत है, व्यक्तिगत का यानी कि जो राज्यों का जो है कि व्यक्तिगत सिद्धांत था, ये डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, न कि बेंटिक साहब के द्वारा। बाकी ये तीनों ही की गई थी। जैसे ठगी प्रथा के लिए 1843 में समाप्ति होती है, और सती प्रथा की बात करेंगे तो 1829 में होती है। तो इस तरीके से ये बेंटिक साहब से जुड़ी हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय काल में हुआ? तो साइमन कमीशन जब भारत आया था, ये कब आया था? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन कब आया था, तो इसी आधार पे आप बता सकेंगे, क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 में आया था, और 1928 में उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत के कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था, बल्कि ये स्टेटमेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। यानी भारत में बुनकर जो है कि बहुत अधिक मात्रा में थे, जो हमारे हथकरघा उद्योग की जान थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस हथकरघा उद्योग को भी समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? तो यहाँ पर जमींदार को बनाया गया था। किसान को किस में बनाते हैं? तो रैयतवाड़ी में बनाते हैं, क्योंकि रैयत का मतलब ही होता है किसान। और संपूर्ण गांव किस में आया था? तो ये महालवाड़ी में आया था, क्योंकि महालवाड़ी पद्धति में संपूर्ण गांव का जो मुखिया था, प्रधान, उसको बनाया गया स्वामी, और रैयतवाड़ी में किसान को, और स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को बना दिया गया था। तो 79 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो उपयुक्त दोनों, यानी कि टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों को ही माना जाता है। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20, अर्थात कि 20 में से 3 हिस्से पर आपको करनी पड़ेगी। हालांकि तिनकठिया पद्धति यही हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका प्रकाशन 1801 में किया गया था। ये दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? दादा भाई नौरोजी जी की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि और ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो 1857 की जो क्रांति हुई, उनके पीछे कौन कौन से कारण थे? तो वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और ब्लैक होल ट्रेजेडी, इन सभी को अगर हम देखेंगे तो इनमें केवल और केवल 1 और 2 ऑप्शन ही सही रहेगा, पहला और दूसरा, जबकि तीसरा वाले से इससे कोई संबंध नहीं है, ब्लैक होल ट्रेजेडी से। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नाना साहब कर रहे थे, या बेगम हजरत, या वीर कुंवर, या खान बहादुर खां। तो आप ध्यान दीजिएगा, बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में किया जा रहा था, नाना साहब के द्वारा कानपुर में नेतृत्व हो रहा था, वीर कुंवर सिंह के द्वारा ये आपका बिहार में किया जा रहा था, और साथ ही साथ खान बहादुर खान की बात करेंगे तो ये बरेली में कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे? बरेली में कर रहे थे। तो आगे चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? कि किसने कहा था कि हिंदू मुस्लिमों के पास षड्यंत्र था? तो आउटरम और टेलर, जिन्होंने लखनऊ पे एक जो है कि कुशासन की रिपोर्ट दी थी, जिसकी वजह से लखनऊ में भी जो है कि ये चीजें देखने को मिली। अगला प्रश्न, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव बंगाल क्षेत्र में था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा जाता है। तो तीनों ही बातें सही हैं आपकी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो कूका आंदोलन दोस्तों पंजाब में हुआ था। एक कूकी आंदोलन भी होता है, ध्यान दीजिएगा, कूकी आंदोलन जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ होता है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा जी थे। कहां पर थे बिरसा मुंडा जी? झारखंड में। अगला प्रश्न है यहाँ पे 89 प्रश्न नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, और इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। तो देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा नहीं, क्योंकि इसका जो प्रकाशन था वो नागपुर से नहीं होता था, बल्कि कोलकाता से होता था। कहाँ से होता था? कोलकाता से होता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपेन, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मेयो? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था ये?
1878 में, और इसी एक्ट को आगे चल के रिपन के द्वारा हटा दिया जाता है। कब हटाया जाता है? 1882 में। इसीलिए प्रेस का मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 91। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी? यह की गई थी 1800 ईस्वी में की गई थी। जो आपके सिविल सर्वेंट्स थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामकीय पद्धति, इलाहाबाद, पटना, बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो देखिए डी ऑप्शन हटा दीजिए आप, क्योंकि 92 का हो जाएगा डी, क्योंकि वुड डिस्पैच के माध्यम से 3 यूनिवर्सिटी खोलने की बात थी। एक थी कलकत्ता, दूसरी बम्बई, तीसरा मद्रास। तीनों ही प्रेसिडेंसियों में यहाँ पर विश्वविद्यालय खोलने की बात थी। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905। जिस दिन से ये प्रभावी हो गया था, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, उसी दिन इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधते हुए एकता के रूप में अपना प्रमाण दिया। अगला प्रश्न है 94। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो 1889 की अगर हम बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विलियम डिग्बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 95। निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया? राजभक्त सभा का निर्माण तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, और ये कांग्रेस के विरोध में होकर की थी। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और इन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम लोग थे उनको कांग्रेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उनके विकास के लिए अंग्रेजों से फंडिंग लेते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष, कानपुर का 1925 में सरोजनी नायडू थी, बिल्कुल सही बात है। बेलगांव 1924 में मोतीलाल नेहरू, यही गलत है क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी जी थे। कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल, सही है। हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। बी ऑप्शन गलत है क्योंकि बेलगांव 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता गर्मपंथी नहीं था? गर्मपंथी नेता तिलक जी थे, मदन लाल, गोपाल कृष्ण गोखले या उधम सिंह? तो 97 का डी हो जाएगा, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले आपके गर्मपंथी नहीं थे बल्कि नरमपंथी थे, उदारवादी दल के थे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। और किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कह दिया था कि ये भारतीय अशांति के जनक है। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बनाया गया था, किसे बनाया गया था? नरेंद्र गोसाई को। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी दी गई थी? तो इन्हें दिया गया था काकोरी कांड के अंतर्गत फांसी दी गई थी। और काकोरी कांड कब हुआ था दोस्तों? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें समुद्री डकैती हुई थी, स्वदेशी डकैती हुई थी, जिसमें रेलगाड़ी को लूट लिया गया था लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर। अगला प्रश्न है, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या किसने की थी? तो इनकी जो हत्या की गई थी वो की थी आपके चापेकर बंधुओं ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल थे? तो कौन शामिल थे इसमें? खुदीराम बोस शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत था वो अरविंदो घोष का था, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ने पे हिंसा को शामिल किया जाता है, जबकि गांधी जी का जो सिद्धांत था उसमें हिंसा शामिल नहीं थी, पूरी तरीके से अहिंसात्मक होते थे। केशव बलराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, यानी आरएसएस की स्थापना की, जो आज हम लोग आरएसएस को देखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 सितंबर 1925। तो 1925 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 105 का डी, शिव वर्मा। शिव वर्मा इससे संबंधित नहीं थे, जबकि भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ये सभी लोग थे, जबकि शिव वर्मा आपके एचएसआरए, जब इसकी स्थापना 1928 में होती है, क्योंकि एचआरए की स्थापना तो 1924 में हुई थी, लेकिन एचएसआरए की स्थापना 1928 में होती है, तब इसमें शिव वर्मा जुड़ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाक उल्लाह खां, लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस में रास बिहारी घोष, मतलब रास बिहारी बोस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नासिक षड्यंत्र केस से संबंध नहीं था इनका, रास बिहारी जी का जो संबंध था वो दिल्ली षड्यंत्र केस से था। इतनी बात क्लियर हो गई? और बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दिल्ली षड्यंत्र में रास बिहारी और अमीर चंद दोनों ही शामिल थे।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी बताइए। तो इनको जो फांसी दी गई थी वो लाहौर षड्यंत्र केस में दी गई थी। और कब दी गई थी इनको फांसी? इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है 108, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया? ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में शुरू की गई थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनना है यहाँ पर। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और कानपुर षड्यंत्र केस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके ईयर के अकॉर्डिंग आपको सिस्टमैटिक बैठाना है। तो देखिए कानपुर से जो षड्यंत्र केस होता है ये तो होता है आपका 1924 में, क्लियर इतनी बात। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हो जाता है। मेरठ षड्यंत्र केस आपका 1929 में होता है। साथ ही साथ जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है वो 1934 में होती है। तो अब इसके ईयर के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको 4 से शुरू करना पड़ेगा और 4 के बाद आप आएंगे 2 पे, फिर उसके बाद 1। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 109 का सी। अगला प्रश्न है, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? तो आंदोलन जो था ये अहरार आंदोलन ये बंगाल के राष्ट्रवादियों ने शुरू किया था और ये था 1906 में। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे क्या? गलत हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन तो सही होगा लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन चलाया गया था मुख्य रूप से ये यूपी में चलाया गया था, जैसे हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर के क्षेत्र में। तो यहाँ पे बंगाल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा, या आप कह सकते हो संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 112 है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों की नियुक्त करने की शक्तियां दी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए इनको हम व्यवस्थित करते हैं, शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं, एक एक तरफ से बैठाएंगे, ठीक है। तो अलीपुर बम कांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1908 में हुआ। चटगांव की बात करेंगे तो ये 1930 में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। डलहौजी स्क्वायर बम कांड ये 1930 में हुआ था। और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस जो हुए थे ये 1912 में हुए थे। तो इस आधार पे जब आप कूट का मिलान करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 5, 3, 2, 4। अगला प्रश्न फिर से इसी संबंधित है कि इनकी घटनाओं के आधार पे कालक्रम बैठाई। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था प्यार दोस्तों? तो खेड़ा सत्याग्रह अगर आप देखेंगे तो खेड़ा तो हो जाएगा आपका 1918 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1918 में हो जाएगा। रॉलेट कब होगा? 1919 में। अहमदाबाद मिल मजदूर कब होगा? ये भी 1918 है लेकिन ये खेड़ा से पहले आएगा। चंपारण कब होगा? तो 1917 है। और इस आधार पे आप देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन था वो खेड़ा से पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने इसी को अपना लक्ष्य बनाया था। अगला प्रश्न 116, इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? भारतीय यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। तो एक ऑप्शन हो जाएगा केवल पहला, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया इल्बर्ट विधेयक ने। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जीवनी किसने लिखी है? तो फ्रैंक मोरिस ने लिखी है। किसने लिखी है? फ्रैंक मोरिस ने। अगला प्रश्न है 118, क्या कहता है प्रश्न? खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। गलत है ये। इस आंदोलन को पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी को क्या बढ़ा दिया था? दोनों ही बातें गलत है। दोनों में एकता पैदा की थी और इसको जो है कि अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। शौकत अली जिसमें थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। बिल्कुल सही बात है, नवंबर 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि इसका जो
गठन करने का उद्देश्य था 1919 के अधिनियम जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था, न कि कोई रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी थी कि राजस्व से संबंधित। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। 120 में आप देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष। 1905 में अगर आप देखेंगे तो कौन अध्यक्षता कर रहा था, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में की थी, 1906 में दादाभाई नौरोजी ने, 1907 में रासबिहारी बोस ने सूरत में, और 1910 में विलियम वेडरबर्न थे कि नहीं थे, ये बताइए। तो 1910 में आपके विलियम वेडरबर्न थे, लेकिन 1907 में आप देखेंगे कि रासबिहारी बोस नहीं थे, रासबिहारी घोष थे। बस इतना ही अंतर रहेगा, ये ध्यान देना, रासबिहारी घोष थे, रासबिहारी बोस नहीं थे। अगला प्रश्न है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन से प्रमुख समझौते संपन्न हुए? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल कर दिया गया, यह भी सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, यह भी सही है। दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां या सर सैयद अहमद खां? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। अगर कहीं ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन ना मिले तो आपको आगा खां लगाना है, लेकिन अगर नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों ही हैं तो आपको नवाब सलीमुल्लाह खां को लगाना है 1906 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी क्या? तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी या गलत होगी? सही है, क्योंकि 1905 में हुई थी। गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, ये बात गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछ रहा है। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आपके सोहन सिंह भाखना के द्वारा की गई थी और सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में की गई थी। कहाँ की गई थी? यूएसए में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आया था? जिसने पेरिस से लिया, तो हेमचंद्र कानूनगो। अगला प्रश्न है आपका 126, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सही बैठाना है। तो दांडी मार्च की घटना कब हुई थी प्यारे दोस्तों? 1930 में हुई थी। गोलमेज सम्मेलन, ये 1930 गोलमेज सम्मेलन 1932 में। कम्युनल अवार्ड कब आया था? कम्युनल अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये भी 16 अगस्त 1932 में आया था। पूना पैक्ट कब हुआ? ये भी 1932। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको ईयर वाइज बताता हूँ। देखिए, दांडी मार्च हुआ था मार्च में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो दिसंबर 1932 में खत्म हुआ, मैकडोनाल्ड अवार्ड जो आया था वो अगस्त 1932 में, और पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 25 सितंबर 1932। अब यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग आपको सही करना है, तो 26 का 1 हो जाएगा, 1 3 4 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी ने की थी। 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? ध्यान देने वाली बात है, किस प्रांत में इसकी सरकार नहीं बनी थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, पंजाब और बंगाल में इनकी सरकार नहीं बनी थी, जबकि बाकी 6 प्रांतों में इनकी सरकार बनी थी। कहाँ कहाँ पे? एक था संयुक्त प्रांत, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, इसमें इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, जबकि असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था 1939 में। निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया? जो कि जिन्ना के द्वारा पारित किया गया था 1940 के कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न है यहाँ पे 131, लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो अब यहाँ पे क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए था, इसीलिए इस तरीके का विचार लेके आ रहे थे। तो 1 और 2 दोनों ही बातें असत्य कही गई, दोनों ही बातें असत्य कही गई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा था? तो ये किसने कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इस चीज को, कि ये जो आप क्रिप्स मिशन के द्वारा जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं 1942 में, इसको स्पष्ट रूप से क्या कह दिया गया था? दिवालिया होने वाला बैंक, नेहरू ने कहा था। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था इसके बारे में? उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि जो एक ऐसा चेक है जो आगे की तारीख में यूज हो सकता है, अभी तो यूज नहीं होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? तो क्रिप्स मिशन से जो मुख्य वार्तालाप के रूप में जाने गए थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो ये जो प्रस्ताव था दोस्तों,
ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन की फिर शुरुआत महात्मा गांधी जी ने वर्धा प्रस्ताव वगैरह से शुरू की, लेकिन सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके लिए प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न है 135, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बलिया में चित्तू पांडे ने सरकार बनाई थी, सतारा में वाईवी चौहान ने, तामलुक में मंतागिनी हजारा ने बनाई थी या नहीं? तो आप देखेंगे तीसरा वाला ही गलत है, क्योंकि तामलुक जो मिदनापुर में, बंगाल के मिदनापुर में जो था, वो सतीश सावंत के नेतृत्व में यहाँ पे समानांतर सरकार का गठन किया गया था और इसे जाति सरकार भी कहा जाता था। क्या कहते थे? जाति सरकार। तो पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है 136, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? सीआर फार्मूला जो कब आया था? सीआर फार्मूला ये आया था आपका सी राजगोपालाचारी का फार्मूला 1944 में। लियाकत अली देसाई पैक्ट कब आया? 1945 में। वेवेल योजना कब आई? ये भी 1945 में। लेकिन जो वेवेल योजना थी ये जून 1945 में आती है। लियाकत अली वाला जो था 1945 अप्रैल। तो इस हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो 1, 2, 3 यही क्रम रहेगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1945 में हुए शिमला समझौते या सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो शिमला सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो इसके विरोध में थे, जबकि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सिखों के अध्यक्ष और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, ये बात सही है। भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात कही गई थी और संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। अब इतनी बात को ध्यान देने वाली बात है कि 1, 2, 3 तीनों ही बातें यहाँ पे सही की गई हैं। लेकिन संविधान सभा का सबसे पहले विचार जो आया था दोस्तों, वो 1942 के क्रिप्स मिशन में आया था, लेकिन यहाँ गठन की बात जो हुई थी वो कैबिनेट में की गई थी। अगला प्रश्न, सेकेंड लास्ट। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक क्लास को रेगुलर देखा है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक। और रेगुलर अब इसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज आपको आरओ की जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी। भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जब भारत की आज़ादी हुई 1947 में, तो उस समय आचार्य JB कृपलानी साहब इसके अध्यक्ष थे और मेरठ में इन्होंने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। कहाँ पे की थी? मेरठ में की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 140 है, कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? गांधी रेजिमेंट, पटेल रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट या आज़ाद रेजिमेंट? तो आप देखेंगे कि पटेल रेजिमेंट का गठन नहीं किया गया था, जबकि गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आज़ाद रेजिमेंट का गठन किया गया था। तो इसी के साथ आज का ये पहला टेस्ट आपका कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपको जो व्याख्या होगी, उत्तर होंगे, वो भी आंसर की आपको इसी के साथ अपलोड कर दी जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके हल भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।